हेलो एवरीवन, अब हम शुरू करेंगे दक्षिण भारत के चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग। तो पहले इसके नोट्स पढ़ेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। संगमकालीन साहित्य में कौन, को और मन्नन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। संगम या संगम सामान्यतया गोष्ठी या परिषद के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। तमिल परंपरा के अनुसार इन संगमों से संबद्ध तमिल कवियों द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। संगम साहित्य तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध अंश है। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। पहला संगम, स्थान है इसका मदुरई और अध्यक्षता की इसकी अगस्त्य ऋषि ने। द्वितीय संगम, स्थान है इसका कपाटपुरम अलेवाई और अध्यक्षता की इसकी अगस्त्य ऋषि के बाद तोलकाप्पियर ने। तृतीय संगम, स्थान है मदुरई और इसकी अध्यक्षता की नक्कीरर। दक्षिण भारत के आर्यीकरण का श्रेय महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। आर्यीकरण का मतलब होता है आर्य संस्कृति से उनको परिचित कराना। इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। परंपरा के अनुसार तोल्काप्पियम को द्वितीय संगम से संबद्ध माना जाता है। यह अद्यतन उपलब्ध तमिल साहित्य के अत्यंत प्राचीनतम ग्रंथों में गिना जाता है। इसके प्रणयनकर्ता तोल्काप्पियर ऋषि अगस्त्य के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या नाम है इसका? तोल्काप्पियम। किसने लिखा है ये? तोल्काप्पियर ऋषि ने। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। व्याकरण के साथ साथ यह काव्यशास्त्र का भी एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। शिल्पाधिकारम का लेखक इलंगो आडिगल था। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसके लेखक चेर वंश के प्रसिद्ध राजा चेदुम चेरा लाथन के दूसरे पुत्र और राजा सेंकुटवन के अनुज थे। इस ग्रंथ में पुहार या कावेरीपट्टनम के एक धनाढ़ व्यापारी के पुत्र कोवलन एवं उसकी अति सुंदर किंतु दुर्भाग्यशालिनी पत्नी कनग्गी से संबंधित दुखद और मार्मिक कथा का वर्णन है। तिरुक्कुल तमिल भाषा में रचित काव्य रचना है जिसमें नीति शास्त्र का वर्णन है। इसके रचयिता तिरुवल्लुवर हैं। तोल्काप्पियम तमिल भाषा के व्याकरण की पुस्तक है। कुरल को तमिल साहित्य का लघु वेद माना जाता है तथा उपमा रूपों में तमिलों का नैतिक बाइबल कहा जाता है। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर को ब्रह्मा का अवतार माना गया है। पल्लव शासक सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। कशाकुड़ी दानपत्र से ज्ञात होता है कि सिंह विष्णु ने चोल, पांड्य, सिंगल आदि राजाओं को पराजित किया। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। परमेश्वर वर्मन प्रथम लगभग 670 से 700 ईस्वी ने लोकादित्य, एकमल्ल, रणंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड और गुणभाजन आदि उपाधियां ग्रहण की। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी ने मत्त विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। संगम साहित्य में चोल, चेर, पांड्य राजाओं के साथ साथ अन्य सरदारों और तत्कालीन तमिल समाज, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन का भी विवरण प्राप्त होता है। चोल स्थापत्य का उदाहरण तंजौर, वर्तमान तंजावुर का शैव मंदिर है जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ। भारत के विशाल मंदिरों में से यह मंदिर त्रिवेण शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जा सकता है। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकाश्मक विशाल मूर्ति बनी है जो भारत की सबसे बड़ी एकाश्मक नंदी प्रतिमाओं में से एक मानी जाती है। वेंकटम से कन्याकुमारी या केप कमोरिन तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसे कोरोमंडल तट या दक्कन के कुछ भाग यथा उरयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर आदि चोलों के अधिकार क्षेत्र में थे। प्रांतक वन के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों बुत्तुग सेकंड की सहायता से अक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया और तंजौर यानी वर्तमान तंजावुर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजयुन कोंड की उपाधि धारण की थी। चोलों की राजधानी तंजौर वर्तमान तंजावुर थी। इसके अतिरिक्त गंगई कोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरयूर थी। द्रविड़ देश में चोल सत्ता की स्थापना विजयालय ने की थी। परंतक प्रथम ने मदुरा के पांड्य राजा राज सिंह द्वितीय को हराकर मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। राजराज प्रथम की प्रारंभिक प्रमुख विजय केरल के कंडलूर सलाई में हुई। राजराज प्रथम के समय श्री विजय के साथ संबंध अपेक्षाकृत मैत्रीपूर्ण रहे, जबकि दक्षिण पूर्व एशिया में श्री विजय शैलेंद्र राजवंश से संबंधित क्षेत्रों पर चोलों का प्रमुख नौसैनिक आक्रमण राजेंद्र प्रथम ने किया। चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंगल पर आक्रमण करके उत्तरी सिंगल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्र में राजराज प्रथम ने अनुराधापुरम को नष्ट कर पेलोन्नरुआ को इस क्षेत्र की राजधानी बनाई और इसका नाम जननाथ मंगलम रखा। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। उसने संपूर्ण सिंगल द्वीप श्रीलंका को जीत लिया और सिंगल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया। राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत में गंगा घाटी तक सैन्य अभियान किया और पाल शासक महिपाल प्रथम को पराजित किया। इस वजह के उपलक्ष्य में उसने गंगई कोंड की उपाधि धारण की और गंगई कोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। विजय के बाद गंगा जल लाकर उसे मंदिर परिसर में सिंह केनी जैसे टैंक में मिश्रित किए जाने का विवरण मिलता है।
नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोलगंगम नामक विशाल तालाब भी निर्माण करवाया। कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया और उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरप्पा रूमाल के साथ कर दिया। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 व्यापारियों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। कुलोत्तुंग प्रथम को चोल लेखों में सुंगम तुवर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है। चोल साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। प्रांत का विभाजन वलनाडु में हुआ। जिले को नाडु कहा जाता था। नाडु की सभा को नाट्टार कहा जाता था। ग्राम संघ को कुर्रम कहा जाता था। व्यापारिक नगरों में नगरम नामक व्यापारियों की सभा होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम अर्थात उर होती थी। ब्रह्मदेव गांव में सभा और या महासभा कार्य करती थी। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में सभी की विभिन्न कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण हम उत्तर मेरूर से प्राप्त लेखों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। चोलकालीन गांवों की गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी जिसे वारियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोट वारियम कहते थे, जबकि संवत्सर वारियम वार्षिक समिति और एरी वारियम तालाब समिति, पून वारियम स्वर्ण समिति। चोल काल में व्यापारियों के संगठन को नगरम कहा जाता था। चोल कलाकारों ने दक्षिण कला में भी सफलता प्राप्त की थी। उन्होंने पत्थर और धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। पाषाण मूर्तियों से अधिक धातु कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। सर्वाधिक पाषाण मूर्तियों से अधिक धातु मूर्तियों का निर्माण हुआ, यानी कि कांस्य की। सर्वाधिक सुंदर मूर्ति नटराज शिव की है, जो बड़ी संख्या में मिली हैं। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्रायः चतुर्भुज हैं। शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार के ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई थी। चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास अश्व, गज, पैदल सैनिकों के साथ साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्रीविजय, सिंघल, मालदीव आदि द्वीपों की विजय की थी। चोल काल के सम्राट प्रायः अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उनके बाद उनका उत्तराधिकारी बनता था। तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह कल्याण वेंगी मार्ग पर स्थित था। बागलकोट कर्नाटक के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम वादानी है। 6वीं और 8वीं शताब्दी में यह चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली था। उसने 610 से 642 तक शासन किया। उसकी उपलब्धियों का विवरण हमें ऐहोल अभिलेख में मिलता है, जिसमें यह मिलता है कि उस पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। चालुक्यों के शासनकाल में प्राय महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विक्रमादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए। मा तुआलिन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। भारतीय काली मिर्च यूनानियों और रोमवासियों को बहुत प्रसिद्ध थी। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा गया है। अरिकामेडु पूर्वी तट पर पांडिचेरी के निकट, पांडिचेरी के दक्षिण में कोरोमंडल तट पर स्थित है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक ग्रंथ में इसे पोडुके कहा गया है। इसे ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में सक्रिय इंडो रोमन व्यापारिक केंद्र माना जाता है, जहाँ रोमन वस्तुओं के पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शराब के हत्तेदार जार, रोमन लैंप, रोमन ग्लास आदि प्रमुख हैं। एम्फोरा जार एक लंबी और संकीर्ण गर्दन वाला जार है जो दोनों तरफ हत्तेदार है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल या शराब को रखने के लिए किया जाता था। कम्बन द्वारा रचित कम्ब रामायणम या रामावतारम तमिल भाषा में है। दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे, जैसे मणिग्रामम और वलंजियर इत्यादि। इसका कार्य व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन देना होता था। तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर स्थित उरेयूर संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरेयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेगई नदी थी। पांड्य राज्य कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसमें आधुनिक तमिलनाडु के मदुरई और तिरुनेलवेली जिले केरल का कुछ भाग शामिल था। इसकी राजधानी मदुरा या मदुरई थी। चेर राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में पांड्य शासक जयंत वर्मन ने वानवन की उपाधि धारण की। पल्लवों के विरुद्ध सफलता के उपलक्ष्य में पांड्य शासक मारवर्मन राज सिंह प्रथम ने पल्लव भंजन की उपाधि धारण की। दक्षिण भारत के पांड्य वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरई में करवाया था। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप नायक शासकों के काल में निर्मित हुआ। एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में प्राचीन काल में विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें नोरा, तोंडी, मुसिरी और नेलीसंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी थी। इस राजवंश कदम की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब राज्य को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था।
अब इसके प्रश्न हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।